गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सिंपल सी बात है, यहाँ पर 12th क्लास की जो आपकी एमपी बोर्ड की हिंदी मीडियम की जो फिज़िक्स है वो एनसीईआरटी पैटर्न पर हो गई और इसको कितनी यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। टोटल नंबर ऑफ 10 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। प्रत्येक यूनिट में कहीं कहीं एक चैप्टर है, कहीं कहीं 2 चैप्टर है। तो आपकी पहले जो था पेपर का पैटर्न थोड़ा डिफरेंट था। 70 मार्क्स की थ्योरी आती थी और 25 मार्क्स का प्रैक्टिकल आता था। अब 70 नंबर की जो थ्योरी आती है और 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। ठीक है, बड़ी सरल सी बात है। तो यूनिट नंबर 1 जिसका नाम है स्थिर विद्युत, क्या नाम है यूनिट नंबर 1 का? यूनिट नंबर 1 का नाम स्थिर विद्युत है और यूनिट नंबर 2 का नाम धारा विद्युत है। यहाँ ही समझ लीजिए कि 12th क्लास के अंदर हमें जो लगभग पहली यूनिट पढ़नी है वो भी विद्युत है, दूसरी यूनिट पढ़नी है वो भी विद्युत है और चुंबक में भी कहीं ना कहीं विद्युत आएगी। आगे चल के और भी विद्युत के चैप्टर है। मतलब विद्युत पर, इलेक्ट्रिसिटी पर आपका बहुत अच्छा कमांड होना चाहिए। सिंपल सी बात है। तो हम इसको अच्छा डीपली पढ़ेंगे, बहुत अच्छा पढ़ेंगे। ठीक है, 70 नंबर में आपको मालूम होगा 5 नंबर की ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आती हैं। 5 नंबर की खाली स्थान, 5 नंबर की सही गलत, 5 नंबर की जोड़ी बनाओ, इस टाइप के प्रश्न आते हैं। 1-1 और 2-2 नंबर के प्रश्न भी सीबीएसई में पूछे जाते हैं, आपके यहाँ भी आते हैं। तो उनके लिए आपको बहुत डीपली पढ़ना ज़रूरी है। 70 में से 20 नंबर की ओटी आ गई, सोचने वाली बात है। तो अब आपको ऊपर ऊपर पढ़ने से काम नहीं चलेगा। सरल सी बात है। सबसे पहले जब हम स्थिर विद्युत पढ़ ही रहे तो हम सबसे पहले जाने कि इस विद्युत का अर्थात इलेक्ट्रिसिटी की खोज कहाँ से हुई। अगर विद्युत के बारे में हम जानना चाहते हैं तो बहुत सिंपल सी बात है। विद्युत एक ऐसी ऊर्जा है जो दूसरी चीजों को अपनी तरफ क्या कर लेती है? आकर्षित कर लेती है। बोले सर हम फील करना चाहते हैं, बहुत सिंपल सी बात है। यू विल टेक ए पेन, आप एक पेन को ले लो और पेन को ले जा करके, पेन मतलब एक कील को ले लो और कील को ले जा करके स्विच में ले जाओ, ऑन कर दो। बोले मजा आ गया, ये क्या हो गया? करंट लग गया। तो बात समझ में आती है, लेकिन अंतर है। यहाँ पर जो यूनिट नंबर 1 है वो स्थिर विद्युत है और वो जो प्रवाहित हो रही है वो कौन सी विद्युत है? धारा विद्युत है। धारा 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 जिसमें बहने का गुण होता है उसी को क्या बोलते हैं? धारा। और शब्द स्थिर का मतलब है कोई सी जो चीज होती है वो किस अवस्था में होती है? स्थिर अवस्था में होती है। सिंपल सी बात है। विद्युत शब्द की जो खोज के बारे में यदि हम इसकी हिस्ट्री अर्थात इतिहास को जानना चाहते हैं तो बहुत सिंपल सी बात है। एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम क्या हुआ? थेल्स हुआ। थेल्स नाम के वैज्ञानिक कहाँ पे गए? बाल्टिक सागर में गए और बाल्टिक सागर में जैसे ही गए तो उनकी जो चीली चपाटे थे उनसे कह दिया कूद जाओ। उनके असिस्टेंट जो थे, तो जैसे ही समुद्र की सतह में गए, समुद्र के अंदर से उनको एक चिपचिपा पदार्थ मिला। वो जो चिपचिपा पदार्थ था वो क्या था? वो अंबर था। जैसे गोंद होती है, गोंद को अंग्रेजी में गम कहते हैं। आपसे पूछे गोंद कहाँ मिलती है? पेड़ों से मिलती है? अरे कह दो यार, हाँ ठीक है। तो सिंपल सी बात है, गोंद पेड़ों से मिलती है। ऐसे जो अंबर था, अंबर जो था वो समुद्री उत्पाद था, समुद्र के अंदर से मिला था। जब थेल्स के पास वो लोग लेकर के आए और थेल्स ने क्या किया, वहीं शिप होगी कोई सी और वहां पर बिल्ली मौसी मरी डली होगी, मतलब बिल्ली की खाल। उनने क्या किया? थेल्स नाम के वैज्ञानिक बाल्टिक सागर गए, समुद्र की सतह से उनको एक चिपचिपा पदार्थ मिला। उस चिपचिपे पदार्थ को क्या कहते थे? अंबर कहते थे। उस अंबर को किससे रगड़ा? बिल्ली की खाल से रगड़ा। और जब बिल्ली की खाल से रगड़ा तो उस अंबर में कुछ ऐसे गुण आ गए कि दूसरी चीजों को अपनी तरफ क्या करने लगा? आकर्षित करने लगा। क्योंकि अब प्यार से मम्मी पापा किसी को कह देते हैं हमरो कलुआ, हमरो भूला। तो ऐसे यहाँ पे क्या होता है? ये जो अंबर था, अंबर को ग्रीक देश के लोग पता है किस नाम से पुकारते थे? ग्रीक शब्द था इसका इलेक्ट्रम। क्या था अंबर का ग्रीक शब्द? और इलेक्ट्रम से ही जो ऊर्जा उत्पन्न हुई उस ऊर्जा को क्या कहने लगे? इलेक्ट्रिसिटी। समझ गए? ऐसे इलेक्ट्रिसिटी की खोज हुई। मतलब सीधी सादी समझ गए बात, बहुत सरल सी बात है। जब कभी भी एक वस्तु को दूसरी वस्तु से क्या किया जाता है? रगड़ा जाता है, तो एक विशेष प्रकार की क्या उत्पन्न होती है? ऊर्जा उत्पन्न होती है जो दूसरे पदार्थ को अपनी ओर क्या कर लेती है? आकर्षित कर लेती है। बस ऐसी ऊर्जा को ही क्या कह देते हैं? विद्युत कह देते हैं। समझ गए? तो विद्युत वो ऊर्जा है जो दूसरी चीजों को अपनी तरफ क्या करती है? आकर्षित करती है। हेलो
सिंपल सी बात है, क्योंकि ये विद्युत घर्षण से उत्पन्न हुई है, इसलिए ऐसी विद्युत को हम किस नाम से जानते हैं? घर्षण विद्युत के नाम से भी जानते हैं। कुल खानदान आगे बढ़ा, नहीं आई बात समझ में? बहुत सिंपल सी बात है भाई। जब स्थिर विद्युत पढ़ना था तो हमने सबसे पहले किस शब्द को जानने की कोशिश करी? कि विद्युत शब्द को जानने की कोशिश करी। और तुम जानते हो, अगर तुम्हारे यहाँ से हाई टेंशन लाइन जा रही हो तो तुम उसके पास में चले जाओगे तो सिंपल सी बात है, विद्युत क्या करेगी? आ जाओ, तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी, चिपके ही जाओगे। प्रेम से बोलो जय माता दी। सिंपल सी बात है। थेल्स नाम के वैज्ञानिक कहाँ पे गए? बाल्टिक सागर। समुद्र की सतह से क्या मिला? चिपचिपा पदार्थ। तो चिपचिपे पदार्थ को क्या कहते थे? अंबर। अंबर को ग्रीक देश के लोग क्या कहते थे? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को किससे रगड़ा था? बिल्ली की खाल से रगड़ा था। तो अंबर में कैसे गुण आ गए थे? कि वो दूसरी चीजों को अपनी तरफ क्या करने लगी थी? बस आकर्षित करने के गुण को ही क्या कहते हैं? विद्युत कहते हैं। और कैसे उत्पन्न होती है? रगड़ने अर्थात घर्षण। इसलिए ऐसी विद्युत को क्या बोलते हैं? भैया कुल खानदान आगे बढ़ा। विद्युत के प्रकार हो गए और विद्युत के दो प्रकार हुए जो आपकी यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 कहलाए। पहली यूनिट का नाम हुआ स्थिर विद्युत और दूसरी वाली यूनिट का नाम हुआ धारा विद्युत। ये अंतर स्थिर विद्युत और धारा विद्युत में वही है जो अंतर एक तालाब और नदी में होता है। पछाड़ी खिला के तालाब पे जाओगे, अभी अगर पूरा नहीं भरा, सिंपल सी बात है, ठीक है, तो क्या वो बहने की स्थिति में आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि तालाब चारों तरफ से क्या होता है? घेरा होता है। अरे भैया रोज लोटा भरते होगी नहाने के लिए, सिंपल सी बात है, जब टोटी को खोलते हो और लोटा भरता है, लेकिन लोटा जब पूरा भर जाता है तो फिर क्या करने लगता है? फैलने लगता है। धारा धारा धारा, जिसमें बहने का गुण होता है उसी को धारा कहते हैं। मतलब जब आवेश किस अवस्था में होती है? आवेश उत्पन्न होने वाली दो पिंडों को रगड़ने से जो आवेश उत्पन्न होते हैं, और अगर वो आवेश किस अवस्था में है? स्थिर अवस्था में, तो ऐसी विद्युत को कौन सी विद्युत कहते हैं? और अगर वही उत्पन्न होने वाले आवेश किस अवस्था में आ जाए? गतिशील। नाम से पता चल रहा है धारा 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 बह रही है। भैया ये तारों से धारा बह रही है, तभी तो तुम्हारे उपकरण चल रहे हैं। प्रेम से बोलो। तो सिंपल सी बात है, धारा विद्युत में जो आवेश होंगे वो किस अवस्था में होंगे? किस अवस्था में होंगे? गतिशील अवस्था में। अब सर बोले हमारे मन मस्तिष्क में बार बार एक प्रश्न आ रहा था, ठीक है, सिंपल सी बात है, बोले दो पिंडों को रगड़ने पर आप कह रहे हैं कि पिंड आवेशित भी हो रहे हैं। तो अगला जो हमारा जो टॉपिक होता है, सिंपल सी बात है, स्थिर विद्युत का वो वैसे सबसे पहला टॉपिक होता है आवेश। और आवेश को क्या बोलते हैं? चार्ज। सभी लोग विद्युत समझ गए क्या होती है? जब कभी भी एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से रगड़ा जाता है तो एक विशेष प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है जो अन्य पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। ऐसी ऊर्जा को क्या बोलते हैं? विद्युत कहते हैं। विद्युत शब्द की खोज करने के लिए कौन गया था? थेल्स। कहाँ पे गया था? बाल्टिक सागर। समुद्र की सतह से क्या मिला था? चिपचिपा पदार्थ। चिपचिपे पदार्थ को क्या कहते थे? अंबर। अंबर को ग्रीक देश के लोग क्या कहते थे? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को किससे रगड़ा था? बिल्ली की खाल से रगड़ा था। तो उस अंबर में ऐसे गुण आ गए थे, उस इलेक्ट्रॉन में ऐसे गुण आ गए थे जो दूसरी चीजों को अपनी तरफ क्या करने लगा था? आकर्षित। बस आकर्षित करने को के गुण को इलेक्ट्रॉन से ही क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी अर्थात विद्युत। विद्युत के कितने प्रकार हो गए? दो प्रकार। एक का नाम क्या पड़ा? दूसरी वाली का नाम क्या पड़ा? स्थिर विद्युत में आवेश किस अवस्था में होते हैं? स्थिर अवस्था में होते हैं। धारा विद्युत में आवेश किस अवस्था में होते हैं? धारा 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 धारा, जिसमें बहने का गुण होता है उसी को धारा कहते हैं। और धारा विद्युत में आवेश किस अवस्था में होते हैं? गतिशील अवस्था में होते हैं। आइए अब हम आवेश पढ़ते हैं। आवेश को चार्ज कहते हैं। बेस्ट ऑप्शन हो गया, जिसकी किस्मत में उसको मिलेगा और नहीं है, सिंपल सी बात है, नहीं मिलेगा। अरे ये बात समझ में अच्छे बच्चों से कह दो। तो आवेश जो होता है, आवेश को उत्पन्न करने की 3 विधियां। अपन 3 महीने लेट हो गए, अप्रैल मई जून में तो ऐसा जेकार हो जाता था पहले क्लास का कि मैं बता नहीं सकता। पता है इसको? सिंपल सी बात है, पहली दूसरी और तीसरी 3 विधियां होती हैं आवेश उत्पन्न करने की। एक को तो कहते हैं घर्षण, मतलब फ्रिक्शन। एक को कहते हैं प्रेरण और तीसरी विधि को कहते हैं चालन। बोले सर ऐसा क्या हुआ कि अरे अपन उत्पन्न कर रहे हैं, कैसे उत्पन्न होगी? बहुत सिंपल। घर्षण की जब बात करेंगे
तो बात समझ में आती है। घर्षण मतलब फ्रिक्शन, और घर्षण करना मतलब मेरा क्या होता है, एक पिंड को दूसरे पिंड से क्या किया जाता है, क्या किया जाता है, रगड़ा जाता है। ऐसा देखा नहीं आ रहा समझ में, इतना आ गया, आ गया क्या? जब कभी भी किसी एक पिंड को दूसरे पिंड से रगड़ा जाता है, इस प्रकार एक पिंड को दूसरे पिंड से रगड़ने पर एक विशेष प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है जो अन्य पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। ऐसी ऊर्जा को विद्युत कहते हैं। अब क्या हुआ, जब आपने इसको इससे रगड़ा तो एक पिंड पर तो धन आवेश आ गए और दूसरे पिंड पर कैसे आ गए, मतलब हम समझ गए आवेश के दो प्रकार होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। फिर दिमाग खराब, मैंने पूछा भैया धन क्यों आ गए, और मैंने पूछा ऋण क्यों आ गए, तो फटाक से बच्चे कहने लगे, बोले सर केमिस्ट्री में पढ़ा है धन मतलब प्रोटॉन और ऋण मतलब, नहीं 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 ऐसा नहीं है, धन मतलब प्रोटॉन नहीं है बालक, तुम्हारे अंदर होता होगा, देखो ना देखो ना। इसके लिए मैं आपको एक थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, एक बात बता रहा हूँ जिसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी कहते हैं किसकी, आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसे, आवेश का, बोलो, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। सो ही रहे हो चाहे विज्ञान नकल से, सिंपल सी बात है। देखिए ना देखिए ना, ये कुछ नहीं है, ये अणु के बारे में बता रहा हूं मैं आपको। अणु और परमाणु केमिस्ट्री थोड़ी बहुत आती है कि नहीं आती। अणु में देख कछु नहीं कह रहे, हाँ तो बोल दिया करो, प्रेम से बोलो, सारे बोलो, सम्मिल बोलो, जी मेगा बोले, बहुत बढ़िया। तो देखिए यहाँ पर सरल सी बात है, धनावेशित केंद्र नाभिक होता है। पिछले साल वाले पूरे नहीं आए अभी, तुम्हारे कहते हैं ना उनसे गाँव होंगे, ठीक है। नाभिक सिंपल सी बात है, नाभिक में दो चीजें पाई जाती हैं, एक तो प्रोटॉन पाया जाता है और दूसरा कौन पाया जाता है, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन मतलब धनावेशित कण और न्यूट्रॉन मतलब उदासीन कण, न इधर वाले न उधर वाले, कौन से वाले, बीच वाले। और ऋण आवेशित कण इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ विभिन्न कक्षाओं में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। मतलब हम बात समझ गए, नाभिक के अंदर जब प्रोटॉन होते हैं तो नाभिक के अंदर जो उपस्थित प्रोटॉन है, समझ में आ रहा है ना, समझ में आए तो पूछ लेना, पक्का आ रहा है भाई साहब, ठीक है। तो जो प्रोटॉन है उनको तो आजीवन वनवास है, वो कभी भी नाभिक के बाहर नहीं निकल सकते। तो जब नाभिक के बाहर नहीं निकल सकते, सिंपल सी बात है, नाभिक के अंदर है तो लेन देन के काम में वो नहीं आएंगे, सिंपल सी बात है। आवारा तत्व है वो कौन है, इलेक्ट्रॉन है। तो जब आप एक पिंड को दूसरे पिंड से रगड़ोगे तो पता है बेटा क्या होता है, जो पिंड अपने में से इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऋण आवेशित कण होते हैं, उन पर आवेश का मान होता है ऋण के 1.6 गुणित 10 की घात -19 कूलम। ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। कह दो ना मुझसे हाँ। तो सिंपल सी बात है, जिसकी बर्बाद हो जाएंगे, लुट जाएंगे, क्या, कौन कौन बर्बाद हो गए, कौन, इलेक्ट्रॉन। तो जिसके इलेक्ट्रॉन निकल गए उस पर क्या आ गया, धनावेश। बोले हमारे ऋण कम हो गए, मतलब हम कैसे हो गए, धन हो गए। बोले हमने ऋण आवेशित कण ग्रहण कर लिए, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए, मतलब हम कैसे हो गए, मतलब आप समझ गए, किसी पिंड से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन निकल जाए उतना ही धन जाता है। एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए मतलब कितना धन जाएगा, एक, और कोई एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले मतलब उस पर, तो समझ गए आवेश के दो प्रकार होते हैं। इस प्रकार हम समझ गए कि घर्षण की विधि में जब एक पिंड को दूसरे पिंड से रगड़ा जाता है तो वे पिंड आवेशित हो जाते हैं, जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे विद्युत कहते हैं। और इस प्रकार घर्षण की विधि से जब एक पिंड अपने में से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करता है तो उस पर धनावेश, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले पिंड पर ऋणावेश, और दोनों को रगड़ने पर जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे विद्युत कहते हैं। तो आवेश के दो प्रकार हो गए, धनावेश और ऋणावेश। और विधि कौन सी हो गई, घर्षण हो गई। दूसरी विधि होती है प्रेरण। प्रेरण शब्द बना है प्रेरणा से, इंडक्शन भी कहते हैं इसको अंग्रेजी में। प्रेरण से हम प्रेरणा नहीं लेते किसी से, प्रेरणा शहीदों से नहीं लोगे तो आजादी बहाल हो जाएगी। सिंपल सी बात है, प्रेरणा शहीदों से लेना पड़ेगी कि नहीं, तभी तो हम आजादी के महत्व को समझ पाएंगे। यस और नो,
तो ऐसी प्रेरण में क्या होता है, एक बात बताओ, अगर आपके पास कोई चुंबक है और उस चुंबक से आप 4, 6, 8, 10 पिन चिपका दो तो चुंबक के गुण किस में आ जाएंगे? बहुत सरल है फिजिक्स, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, समझ में आई और याद हो गई। यस और नो कह दीजिए हाँ, ठीक है। तो सरल सी बात है कि प्रेरण विधि में क्या होता है कि जब आपके पास कोई चुंबक है, चुंबक के पास में चुंबकीय वस्तु लाते हो तो चुंबकीय वस्तु में चुंबकीय गुण क्या हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं, और ये बॉल पेन को निकालोगे तो आपस में क्या करने लगेंगी? बोले यार रंजीत, आपस में क्या करने लगेंगे? कुछ कुछ तो बोलो यार। मेगा क्या होने लगेगा? बॉल पेन में चिपकने लगेंगी, जबकि वो चुंबक नहीं थी, मतलब चुंबक के गुण किस में आ गए थे? उसी चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। बॉल पेन में आ गए थे, उसी चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ठीक ऐसे ही जब अब आपके पास कोई आवेशित वस्तु है और उस आवेशित वस्तु के पास में आप कैसी वस्तु को लेकर के आओगे? उदासीन वस्तु को लेकर के आओगे, तो इसके प्रभाव से उदासीन वस्तु पर बराबर और विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। इस विधि को विद्युत प्रेरण की विधि कहते हैं। समझ गए? जब किसी प्यासा कुएं के पास जाता है कि कुएं कह देता है जाओ भाई पानी पी लो, प्यासा कुएं के पास जाता है। समझ में आ रहा है? थोड़ा मेरा पढ़ाने का स्टाइल ऐसे ही समझ में आ गई बात। सिंपल सी बात है, जब किसी भी अब आ गए हम 11वीं नहीं आ पाए, अरे ये बात समझ में, तो जब किसी अनावेशित वस्तु को किसके पास लाया जाता है? आवेशित वस्तु के, तो आवेशित वस्तु के प्रभाव से बराबर और विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। इस घटना को विद्युत प्रेरण की घटना कहते हैं। अभी रिवीजन करेंगे हम पूरा। तीसरी विधि चाल। आप देख रहे हैं प्रेरण में हम उदासीन वस्तु को आवेशित वस्तु के पास लाए थे लेकिन चिपकाया नहीं था। तीसरी जो विधि है वो चालन में क्या करते हैं, एक पिंड अनावेशित भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि जब दोनों ही आवेशित हो, तो चालन में क्या करते हैं, दोनों पिंडों को चिपका देते हैं। समझ में आ रही है? जब दोनों पिंडों को समझने का खेल है फिजिक्स में, सब याद हो जाएगा। प्रेम से बोलो जय माता दी। तो जैसे ही चिपकाओगे तो कुल आवेश कितने हो जाएंगे? Q1 + Q2। सपोज दैट आपके पास 2 बर्तन है, एक बर्तन में पानी ज्यादा है, एक बर्तन में पानी कम है। तो रंजीत कहने लगे कौआ लाया कंकड़, कम वाले में डाले कंकड़, ऊपर आया पानी, कौए ने पिया पानी। नहीं, दोनों बर्तनों को एक पाइप से जोड़ दिया, एक में ज्यादा पानी था, एक में कम पानी था। दो बर्तन हैंगे यार, बोल तो दो। हाँ, दोनों को एक पाइप से जोड़ दिया। सो क्यों रहे हो? तो पानी कहाँ से जाएगा? ज्यादा वाले में से कम वाले की तरफ। कब तक जाएगा? हाँ, ऐसे यहाँ हो गया, दोनों को चिपका दिया, लेवल बराबर हो गया। लेकिन अब कुल आवेश कहलाएंगे कि नहीं? Q1 + Q2। अब चिपकाने के बाद दोनों को अलग रख दिया। जब चिपकाने के बाद दोनों को अलग रख दोगे तो दोनों के योग का आधा आधा उन चालकों पर आवेश वितरित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? वितरित हो जाएंगे। अब मैं आपको आवेश के संदर्भ में 3 उदाहरण दे रहा हूँ, फिर इसका दोबारा रिवीजन करवाऊंगा। मजा आ रहा है? समझ में आ रहा है? गल से और बोल देना, कोई और तो भाई गल से ही नजर नहीं आई मुझे। 12th की तो आई इंग्लिश मीडियम की तो बहुत आ रही है। सिंपल सी बात है, आवेश के 3 एग्जाम्पल बताता हूँ। पहला तो थेल्स कहाँ गए? बाल्टिक्स आ गए। समुद्र की सतह से क्या मिला? चिपचिपा पदार्थ, जिसका नाम क्या था? अंबर को ग्रीक देश के लोग क्या कहते थे? इलेक्ट्रम। इलेक्ट्रम को किससे रगड़ा था? बिल्ली की खाल से रगड़ा था। तो इलेक्ट्रम में कैसे गुण आ गए थे? आकर्षित करने के। बस इसी को आकर्षित करने के गुण को इलेक्ट्रम की वजह से उसका नाम इलेक्ट्रिसिटी अर्थात विद्युत रखा गया। दूसरा प्रयोग, रोज तैयार होती हो, सुबह उठती हो तो बालों में क्या लगाती हो? तेल। फिर क्या करती हो? कंघी। तो कंघी को अगर आप बालों पे रख दें तो कागज के टुकड़े जाकर के कंघी से क्या हो जाएंगे? आकर्षित हो जाएंगे। ये भी क्या है? घर्षण विद्युत। नहीं आई बात समझ में? और उदाहरण समझो, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, बहुत शानदार एग्जांपल देता हूँ। यू विल सिट ऑन ए प्लास्टिक चेयर। आप प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठ जाओ और उसको हंटर से सुताई करवाओ, तो आपकी जो प्लास्टिक की कुर्सी होगी वो क्या हो जाएगी? आवेशित हो जाएगी। आपका शरीर भी क्या हो जाएगा? आवेशित। लेकिन आवेश किस अवस्था में? स्थिर अवस्था में। क्यों, बह रहे हैं क्या? आपसे कोई तार लग रहा है क्या? नहीं। इससे एक बात की और पुष्टि होती है। अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि क्या प्लास्टिक विद्युत उत्पन्न करती है, तो आप सब कह दोगे कि नहीं।
करती है। प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठोगे, हंटर से सुताई करवाओ, बैठ जाइयो, हंटर से सुताई करवाइयो, प्लास्टिक की कुर्सी आवेशित हो जाएगी, आपका शरीर भी क्या हो जाएगा, सामने वाले को मत सूतने लगना, प्लास्टिक की कुर्सी को सूतना है तो शरीर आवेशित हो जाएगा। जब कोई व्यक्ति नंगे नंगे पांव आएगा और जाकर के उस व्यक्ति को टच करेगा तो जो आवेश उत्पन्न, करंट लग जाएगा। क्यों? क्योंकि जो आवेश उसके शरीर पर उत्पन्न हुए थे वो स्थिर अवस्था में थे। ऐसी विद्युत को क्या कह रहे थे? स्थिर विद्युत। और जैसे ही टच किया तो वो आवेश क्या होने लगे? बह करके कहाँ चले गए? धरती में चले गए। तो वो कौन सी विद्युत हो गई? धारा। धारा धारा जिसमें बहने का गुण होता है उसी को वही वाली बात हो गई। जब आपने आपकी सिंटेक्स की टंकी भर ली, लेकिन भरी ली, जब तक टोंटी खोल के और टोंटी नहीं लगाओगे और खोलोगे नहीं, क्या धारा बहेगी? तो ऐसे ये डिफरेंस होता है स्थिर विद्युत और धारा विद्युत में। तो अभी तक हमने यूनिट नंबर 1 को प्रारंभ कर दिया। यूनिट नंबर 1 स्थिर विद्युत है और इस स्थिर विद्युत को जानने के लिए सिंपल सी बात है, इस स्थिर विद्युत को जानने के लिए हमने स्थिर विद्युत को जानने के लिए स्थिर विद्युत को जानने के लिए हमने सबसे पहले विद्युत का इतिहास जानना चाहा। विद्युत के इतिहास के लिए हमने बताया एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था? गेज था। कहाँ पे गए? बाल्टिक सागर। समुद्र की सतह से अंबर मिला, अंबर को इलेक्ट्रम कहते थे, इलेक्ट्रम को बिल्ली की खाल से रगड़ा, इलेक्ट्रम में ऐसे गुण आ गए कि दूसरी चीजों को अपनी तरफ आकर्षित करने के गुण को विद्युत कहते हैं। चूंकि ये घर्षण से उत्पन्न हुई है इसलिए ऐसी विद्युत को घर्षण विद्युत कहते हैं। विद्युत के दो प्रकार हो गए, स्थिर विद्युत और जहाँ आवेश स्थिर अवस्था में होते हैं उसे स्थिर विद्युत, और जहाँ आवेश गतिशील अवस्था में होते हैं उसे। लेकिन जब आप घर्षण करते हो तो पिंड क्या हो जाते हैं? आवेशित हो जाते हैं। आवेश को उत्पन्न करने की कितनी विधियां होती हैं? 3। नंबर 1 घर्षण, नंबर 2 चालन, प्रेरण, नंबर 3 चालन। घर्षण में दो पिंडों को रगड़ते हैं, बराबर और विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन निकालने वाले पर धनावेश, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले पर। तो प्रेरण में अनावेशित वस्तु को किसके पास में लाते हैं? आवेशित वस्तु के, तो उसके प्रभाव से बराबर और विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। चालन में दोनों पिंडों को चिपका देते हैं तो दोनों के योग का आधा आधा उन पिंडों पर आवेश वितरित हो जाता है। अणु के बारे में जानना चाहा, धनावेशित केंद्र नाभिक होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, ऋणावेशित कण उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। इतना भी पता होगा जितनी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उतनी ही प्रोटॉनों की संख्या होती है, बस ये ऋणात्मक होती है और ये धनात्मक। इसलिए कोई भी अणु उदासीन होता है, क्योंकि दोनों को जोड़ोगे तो कैसा हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, आवेशों के गुण के बारे में जान रहे हैं। आवेश समझ गए, विद्युत के प्रकार पर समझ गए, ठीक है। अब हम आवेशों के गुण के बारे में अध्ययन करेंगे। सिंपल सी बात है, रोज का वर्क आपको पीडीएफ नोट्स में दे दिया जाएगा। आप सभी लोग अब एंड्रॉइड का तो यूज कर रहे हो ना, और वो आवश्यक भी है। आ गई बात समझ में? तो इस समय बहुत निकल चुका है, आ रही है बात समझ में। और उस सिलेबस को हमको क्या करना है? कवर करना है। आपके लिए ये भी अच्छा है, जो पढ़ोगे घर पे जाकर उसको लिख लो, प्रेम से बोलो जय माता। वेरी नाइस। देखिए यहाँ पर अभी जब मैंने आपको अणु बताया तो मैंने 3 चीजों के बारे में बताया आपको। मैंने बताया आपको प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो सिंपल सी बात है, तीनों के बारे में समझ लीजिए। आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है प्रोटॉन, ठीक है। दूसरा हो गया आपका न्यूट्रॉन। ये दोनों किस में पाए जाते हैं? यार भूल गए तो बन रहा है चित्र, नाभिक अर्थात न्यूक्लियस। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और तीसरी चीज, नाभिक के चारों तरफ जो चक्कर लगाता है उसको क्या कहते हैं? अब आपसे पूछा जाए कि इनके खोजकर्ता कौन? सिंपल सी बात है, इसकी और इसकी। तो प्रोटॉन की खोज किसने की? बता सकते हो? न्यूट्रॉन की, चैडविक की किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन, या फिर दूसरा क्रेडिट मिलीकान को भी जाता है। आगे बात समझ में। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने, ठीक है। और प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन। वेरी गुड, समझ में आ गई बात, ठीक है। तो प्रोटॉन की खोज करता कौन थे? बोलो। तो न्यूट्रॉन के
चुपचाप और एन काम नीचे रहेगा यहाँ, और इलेक्ट्रॉन की खोज करता है। सिंपल सी बात है। अब इसके बाद प्रोटॉन पर आवेश की बात चल रही है और द्रव्यमान की बात चल रही है। किस पर? प्रोटॉन पर। ठीक है, प्रोटॉन पर क्या द्रव्यमान होगा, क्या आवेश होगा? आवेश को क्यू से दर्शाती, न्यूट्रॉन का आवेश और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। सिंपल सी बात है। और इलेक्ट्रॉन का आवेश और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। नहीं है ये बात समझ में? तो बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही लेन देन के काम में आया था। क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या था? मुक्त था। जब मुक्त था, आवारा था, कक्षाओं में चक्कर लगा रहा था। बॉन्ड भी तो इसी से बनती है। किससे बनती है? इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से। कह दो ना, सिंपल सी बात है। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है ऋण की 1.6 गुणित 10 की घात -19 कूलम। भूलना मत, 5 बार बोलो। ऋण की इंटू 10 की घात -19 कूलम। और द्रव्यमान होता है 9.1 गुणित 10 की घात -31 किलोग्राम। ठीक है, हाँ, 9.1 गुणित 10 की घात -31 किलोग्राम। अब प्रोटॉन की बात करते हैं। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का जुड़वा भाई है, बस अंतर इतना सा है, इस पर ऋण आवेश होता है और इस पर वही का वही होता है, लेकिन धन आवेश काम में इसलिए नहीं आता क्योंकि इसको आजीवन वनवास है, क्योंकि ये नाभिक के अंदर बंद है। इसका द्रव्यमान होता है 1.627 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। इस पर आवेश क्या होगा? न्यूट्रॉन पर। न्यूट्रन में धन होता ना ऋण होता, और इससे थोड़ा ज्यादा इसका द्रव्यमान होता है। आ गई बात समझ में? एजेंडेड, यस और नो? ये तीनों के बारे में विस्तृत हर एक चीज नोट्स में मिलेगी। बच्चों एक चीज और, आपने कहा कि जब एक पिंड को दूसरे पिंड से रगड़ा जाता है तो जो इलेक्ट्रॉन निकाल देता है उस पर, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उस पर ऋण आवेश। अब हमें कैसे पता चलेगा कि किस पर धन आए और किस पर ऋण आए? एक बात और, ये जो आवेश के दो प्रकार होते हैं, धनावेश और ऋण आवेश, इनके बारे में किसने बताया था? डॉक्टर विलियम गिलबर्ट। किसने बताया था? दो वैज्ञानिक थे, एक का नाम था डॉक्टर विलियम गिलबर्ट, थक तो नहीं गए, और दूसरे का नाम था डॉक्टर बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो डॉक्टर विलियम गिलबर्ट और डॉक्टर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था कि आवेश के दो प्रकार होते हैं, धनावेश और ऋण आवेश। आ गई बात समझ में? अब मुझे एक बात बताओ कि कंघी काहे की बनी होती है? प्लास्टिक की। और उस प्लास्टिक को जब आपने बालों से रगड़ा तो कागज के टुकड़े उसकी प्लास्टिक की तरफ क्या कर रहे थे? तो अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, प्लास्टिक पर कैसा आवेश आएगा? धन आएगा कि ऋण आएगा? नहीं है पता। अगर मैं आपको एक ट्रिक याद करवा दूं, सारी ऋणावेशित वस्तु याद करवा दूं, तो उससे जिसको रगड़ेंगे वो कैसी हो जाएगी? बोलो यार, धनावेशित। अरे यार, ऋण वाली से किसी दूसरी को रगड़ेंगे तो कैसी हो जाएगी? धनावेशित। तो मैं आपको एक ट्रिक पकड़ दे रहा हूँ। ये कौन होता है? कोबरा। और इसको पकड़ने वाला सपेरा। तो मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूँ, सपेरा से सेपरा। इन पर हमेशा कैसा आवेश आता है? ऋण आवेश। ये वस्तुएं हैं, SEPRA। एस मतलब सिल्क, सिल्क मतलब हिंदी में रेशम। रेशम को किसी से भी रगड़ोगी, उन्हीं कपड़ों से रगड़ोगी, रेशम पर हमेशा कैसा आवेश आएगा? ऋण आवेश आएगा। ई मतलब एक विशेष प्रकार का पदार्थ होता है, एबोनाइट। कौन सा पदार्थ होता है? एबोनाइट की छड़ को कांच से रगड़ोगे तो एबोनाइट पर हमेशा ऋण। तो ये रट गई हमें, SEPRA सेपरा, SEPRA इन पर हमेशा कैसा आवेश आता है? ऋण आवेश आता है। ठीक है, P का मतलब प्लास्टिक, R का मतलब रबर और E का मतलब होता है अम्बर। रबर जानते ही हो, प्लास्टिक जानती हो। बताओ, प्लास्टिक की रोड को जब कांच से रगड़ोगे तो प्लास्टिक पर कैसा आवेश आएगा और कांच पर कैसा आएगा? प्लास्टिक पर और कांच पर। ये ट्रिक याद हो गई? ये हमने आपको एक ट्रिक दे दी, ब्रह्मास्त्र दे दिया। एग्जाम में अब कोई भी आएगा कि फलाने को ढकाने से रगड़ा तो इस पर कैसा आएगा और इस पर कैसा आएगा, 1 मिनट में बता दोगे। बताओ, ऊनी कपड़े को जब रेशम से रगड़ोगे तो ऊनी पर कैसा आएगा और रेशम पर कैसा आएगा? ऊनी पर धन और रेशम पर। बात खत्म। नहीं है बात समझ में? ठीक है, तो ये भी हो गया। ये सारी चीजें आपको मेरे नोट्स में मिलेंगी। आगे बात समझ में? अब मैं कंपटीशन में आए हुए प्रश्नों को आपसे पूछ रहा हूँ। ठीक है, क्या होता था कि 15 मिनट 20 मिनट पढ़ाता था और आधा पौन घंटा लिखने में लग जाता था। आगे बात समझ में?
आज आधे घंटे के लेक्चर में आपको 1 घंटे का दे रहा हूँ मैं। आ गई बात समझ में? यस और नो? सिलेबस बहुत जल्दी बढ़ेगा और इतना ही मैं आपको करने के लिए दे दूंगा। काय में एक ग्रुप बना लो अपना। आ गई बात समझ में? ठीक है, बता दूंगा किस नाम से। ठीक है, कैन आई रब दिस? कैन आई रब दिस? नहीं आ रहा समझ में? ठीक है, नहीं आ रहा क्या बालक? ठीक है, अणु के बारे में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। आ गई बात समझ में? और इनके बारे में विस्तृत बात बता दी मैंने। ये ऋण आवेशित वस्तुओं की एक ट्रिक दे दी। चलो इतना ही रहने दो, नहीं तो अफसोस इतनी कर पाओगे।